नमस्कार, मैं अमृता सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी विद अमृता में। मेरे आज के इस वीडियो में हम परीक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड ये मनोविज्ञान की दूसरी प्रमुख विधि है। जब 1912 में वाटसन ने व्यवहारवाद नाम के स्कूल को एस्टैब्लिश किया तो उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है और जिसके अध्ययन के लिए अंतरिक्ष नहीं बल्कि परीक्षण विधि है। परीक्षण विधि के माध्यम से व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है और उन्हें तभी से परीक्षण विधि का जन्म हुआ और आज भी ये मनोविज्ञान की एक बहुत उपयोगी विधि के रूप में ये उपयोग किया जाता है और उपयोगी विधि है ये मनोविज्ञान की ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, इसमें प्राणी के व्यवहार का अवलोकन निष्पक्ष भाव से प्राणी के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। अपने अवलोकन के आधार पर जो परीक्षण होता है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अपनी स्टडी को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए निष्कर्ष को भिन्न परिस्थितियों में बार बार दोहराया जाता है या कई सारे अध्ययनकर्ता जो होते हैं ऑब्जर्वर उसके बिहेव को मिलकर अध्ययन करते हैं, उस बिहेव का मिलकर अध्ययन करते हैं। यही कारण कि इसको वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। अच्छा, ये इसमें प्राणी के बाह्य और आंतरिक दो तरह के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बाह्य व्यवहारों के जैसे कि हंसना, रोना, खेलना, ये सारे प्राणी के बाह्य व्यवहार है और आंतरिक व्यवहार है जैसे व्यक्ति का पाचन क्रिया जो हुआ, हार्ट बीट में चेंज होता है, हृदय गति में परिवर्तन या फिर पाचन क्रिया का होना, रक्तचाप में परिवर्तन, ये सारे आंतरिक व्यवहार है जिनके अध्ययन के लिए कुछ खास यंत्रों मशीन की सहायता से इनका अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्षण विधि के लिए की दो विशेषताएं हैं। पहली तो ये है कि ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड सटल। इसका अर्थ है जो अध्ययन होता है वो उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अध्ययन जो परीक्षण जो करता है, जो अध्ययन करता है वो उद्देश्यपूर्ण ढंग किसी उद्देश्य से प्राणी के किसी खास पहलू के पे ज्यादा किसी खास पहलू की ओर ध्यान इंगित करके उसका अध्ययन किया जाता है। किसी खास पहलू की ओर ध्यान देके इसका अध्ययन किया जाता है। फाइंड टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड रिलेटेड टू द रूल्स। इसमें है जो उद्देश्यपूर्ण अध्ययन उद्देश्यपूर्ण होता है, इसका उद्देश्य जो चर होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो तीन तरह का होता है। पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको सहभागी निरीक्षण विधि बोलते हैं। इसमें होता है जो जिस व्यवहार ऑब्जर्वर जो होता है उसको प्राणी के जिस व्यवहार का अध्ययन करता है उस व्यवहार के अध्ययन में वो व्यक्ति खुद भी शामिल हो जाता है। और जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी जैसे आदिवासी समूह का जो लोग होते हैं उनके व्यवहार के अध्ययन के लिए इस विधि में का उपयोग किया जाता है कि कभी या फिर किसी और भी स्टडी के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल कोई प्रॉब्लम है तो कर्मचारी को जो प्रॉब्लम है तो उसके साथ जो अध्ययन करता होता है खुद भी एक एम्प्लॉय बन के रहने लग जाता है। उनका क्या बिहेव, उनके में क्या प्रॉब्लम है उनका स्टडी करता है। तो इसको एक सहभागी निरीक्षण विधि जिसमें वो अपने जिस व्यवहार का अध्ययन करता है उसमें व्यवहार में खुद भी वो शामिल हो जाता है और तब उसके व्यवहार का जो व्यवहार हुआ उनका उसके बारे उसका अध्ययन करता है और अध्ययन का एक रिपोर्ट तैयार करते चले जाता है। इसको सहभागी निरीक्षण विधि कहते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें इसको असहभागी निरीक्षण विधि कहते हैं। इसमें होता है जो अध्ययन करता होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जिस व्यवहार का अध्ययन करता है वो दूर से ही बैठ के उसका निरीक्षण करता है। जैसे कि कोई क्लिनिकल वो प्रॉब्लम है या क्लिनिकल स्टडी करना होता है या फिर सोशल स्टडी करना होता है, इसमें या भीड़ व्यवहार होता है, इन सबका अध्ययन करना होता है। तो ऑब्जर्वर दूर से ही भीड़ के उसका अध्ययन करता है, उसमें खुद को पार्टिसिपेट उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है। ये हो गया। तीसरा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जो होता है जो सामान्य वातावरण में अध्ययन किया जाता है। इस तरह का जो स्टडी होता है
को जीव जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसके जो नेचुरल रहने का जो स्थान है वहां जाके ऑब्जर्वर जो होता है वो स्टडी करता है कि उनका कैसे व्यवहार करते हैं, आपस में कैसे उनका है, सोशल बिहेव कैसे है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इस तरह के बिहेव का अध्ययन किया जाता है। वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जाके किया जाता है। उसमें जो ऑब्जर्वर होता है अपनी कुछ तरफ से कुछ जोड़ मैनिपुलेट नहीं करता, जो जिस रूप में वो व्यवहार होता है उसी रूप में उसको नोट करते जाता है, वो करता है। इसका व्यवहार कभी कभी मानव, जैसे छोटे बच्चों के व्यवहार के लिए भी उनका व्यवहार कैसे होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, इसके लिए भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 हो गए जो ऑब्जर्वेशन मेथड 3 तरह के होते हैं। पहला पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ये 3 निरीक्षण विधि जो प्रेक्षण विधि है ये इसके 3 प्रकार है। फिर ये 3 प्रकार हो गए। अच्छा, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन मेथड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हम जो अध्ययन जॉन्स एंड जॉन्स ने किया था, जो 1928 में किया था। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बताया कि फियर इज नॉट अ इनेट इमोशन बट एन एक्वायर्ड इमोशन। मतलब जो डर होता है वो एक जन्मजात गुण नहीं होता है, संवेग नहीं होता है, वो एक अर्जित संवेग है। जब हम बड़े तो हम ये सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने जो एक स्टडी किया, वो स्टडी की उन्होंने 15 से 21 महीने के 15 बच्चों का एक ग्रुप लिया और बड़े बच्चों का जो कॉलेज में पढ़ते थे उनके 90 बच्चों का एक ग्रुप लिया। उन दोनों ग्रुप के बीच एक लंबे से सांप को, 6 फुट के सांप को उन दोनों ग्रुप के बीच छोड़ दिया गया। तो उन्होंने अपने उसमें रिसर्च में देखा, अपने अध्ययन में देखा कि 15 जो छोटे बच्चों का ग्रुप था उसमें 15 में सिर्फ 2 बच्चे थे जो सांप को देख के डरे, और जो कॉलेज के स्टूडेंट थे उनमें 90 बच्चों में 60 बच्चे जो थे, 60 बच्चे जो थे वो सांप को देख के डरे। तो इस आधार पे, क्योंकि उन्होंने इस बीच में जो एज है उसमें उन्होंने डरना सीख लिया था कि हाँ, ये उनमें एक डर सीख लिया था कि डर है, ये सांप है, ये काट लेगा, या फिर उन्होंने ये सीखा था अपने इसमें कि काट लेगा, ये खतरनाक होता है, ये काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, फिर ये एक खतरनाक जीव है, ये उन्होंने ये सीख लिया था। तो इस आधार पर, अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि डर जो होता है एक जन्मजात प्रक्रिया है, जन्मजात संवेग नहीं है, ये एक अर्जित संवेग है। ये उन्होंने अपने स्टडी के आधार पर बताया। अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ मेरिट्स हैं। ये इसकी पहले मेरिट्स है कि ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव मेथड है कि इसमें जो व्यवहार जिस रूप में होता है, जो ऑब्जर्वर होता है उसी रूप में उसका अवलोकन किया जाता है। इसका जो होता है बहुत सारे जो अलग अलग परिस्थितियों में बार बार व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। बहुत सारे जो अध्ययन करते हैं वो एक साथ मिलकर भी इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसकी एक खासियत है। दूसरा है रिपीटेशन। अच्छा, जो व्यवहार होता है उसको बार बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे पहले हमने अंतरिक्ष विधि में देखा कि जो हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो चंचल होता है, वो उसका बार बार एक ही, मतलब जरूरी नहीं कि जो पहली बार रिपीट हुआ वो दूसरी बार भी होगा, लेकिन व्यवहार में एक स्थिरता है। वो जो बिहेव होगा वो बिहेव दोबारा भी होता है, तिबारा भी होता है बिहेव, तो उसका ज्यादा वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। तो उसमें हमने देखा, जैसे मान लो चूहा है, यानी बिल्ली है, बिल्ली को चूहे को पकड़ने के लिए जो बिहेव होगा हमेशा एक ही बिहेव होता है, वो चेंज नहीं होता है। जब भी चूहे को देखोगे वैसे ही पकड़ेगी। तो इसके बिहेव, तो इसके जब भी हम अध्ययन करते तो हम देखेंगे वो बिहेव का जो हमारा जो अध्ययन है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, हमारा सेम रिजल्ट आता है इसमें। तो इसमें इसकी एक गुण है। तीसरी गुण है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का अर्थ है कि जब कोई जो अध्ययन करता है, जो उसका जो निष्कर्ष होता है, उसके निष्कर्ष का कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, इसका अध्ययन कोई भी दूसरा अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर ये कर सकता है कि उसका निष्कर्ष जो दूसरे पहले का है वो कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है। इसके निष्कर्ष का वेरिफिकेशन कोई भी कर सकता है। वाइड स्कोप। इसका जैसे अंतरिक्ष का जो विधि थी, उसकी जो क्षेत्र था वो काफी सीमित था, उसका सिर्फ सामान्य व्यक्तियों पे उसका क्रियान्वयन किया जा सकता था। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का जो वाइड स्कोप, इसमें पशु का भी अध्ययन किया जाता है, छोटे बच्चों का भी अध्ययन किया जा सकता है, जो नॉर्मल है उनके लिए, उन पे भी इसका अध्ययन किया जा
सकता है और इस विधि के माध्यम से उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। जो एबनॉर्मल है उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। जिनका हम अध्ययन अंतरिक्ष विधि से नहीं भी कर सकते थे, उनका भी अध्ययन हम ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें पशुओं का, छोटे बच्चों का, मेंटली रिटायर्ड का हर सबका हम अध्ययन इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस विधि के कारण जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है काफी विस्तृत हो गया है। चौथा है टाइम एंड लेबर सेविंग। अब इसमें एक ही समय में बहुत सारे पूरे ग्रुप का स्टडी हो जाता है और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी एक समय में एक पूरी ग्रुप का स्टडी हो जाता है, इसलिए इसमें समय की बचत होती है। जैसे अंतरिक्ष विधि में एक 1 by 1 करके व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसकी चेतन अनुभूति का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें समय ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। इसमें कम मेहनत में और कम समय में ज्यादा अध्ययन किया जा सकता है। इसमें टाइम और लेबर सेविंग इसकी गुण है। क्वांटिटेटिव स्टडी, अच्छा, जो ऑब्जर्वर जो होता है अपने स्टडी के आधार पर जो डेटा प्राप्त करता है, जो डेटा आके प्राप्त होते हैं वो परसेंटेज के रूप में या फिर वो उसके रूप में प्राप्त होते हैं, या फिर उसकी आवृत्ति होती है और फिर वो प्रतिशत के रूप में परसेंटेज के रूप में होता है, जिसका कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, किया जा सकता है, जिसके कारण इसके जो रिजल्ट होते हैं वो ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। फिर कहते हैं इसका क्वांटिटेटिव स्टडी इसका संग्रह है। इसमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसका हम मात्रात्मक और सांख्यिकी विश्लेषण कर सकते हैं, जिसके आधार पे इसका हम जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा विश्वसनीय होता है। ये होगी। अब इसके डिमेरिट्स के बारे में, ये तो इसकी मेरिट्स हो गई, अब इसके डिमेरिट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। डिमेरिट्स है इसकी पहली है इनएबिलिटी टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स एक्सपीरियंस डायरेक्टली। अब मनोविज्ञान जो है वो चेतन अनुभूति और व्यवहार दोनों का विज्ञान है। तो इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का तो अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन चेतन अनुभूति का अध्ययन, उसकी चेतन अनुभूति का अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसकी ये एक लिमिटेशन होगी कि इसकी चेतन अनुभूति का अध्ययन, इसमें से व्यवहार का ही अध्ययन कर पाते हैं हम। तो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता है। तो उसमें किस कारण से वो बिहेव हुआ, ये इसके बारे में कुछ निश्चित निष्कर्ष पे निकलना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे मान लो कोई बच्चा रो रहा है, तो वो बच्चा के रोने के कारण उसका क्या कारण है एग्जैक्टली हम नहीं जान सकते। हो सकता है भूख की वजह से रो रहा होगा, या फिर उसमें कोई शारीरिक पीड़ा होगी उसकी वजह से रो रहा है, या फिर उसकी माँ की एब्सेंस की वजह से रो रहा है। तो ये उसका क्या कारण है रोने का, ये हम नहीं जान पाते हैं। तो इसकी ये एक डिमेरिट है कि ये अनकंट्रोल सिचुएशन इसका होता है, इसकी वजह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा कायम नहीं हो पाता है। तीसरा सिमिलर एक्सप्रेशन ऑफ डिसिमिलर एक्सपीरियंस। इसमें होता है कि हमारा कितना सारा बिहेव ऐसा है जिससे कि हमारा वो कुछ, जैसे कोई मान लो कि कोई व्यक्ति रो रहा है, अब कोई ये भी होता है कि कोई खुशी में भी रोते हैं और दुख में भी रोते हैं। तो वो रोने का वजह क्या है, रोने मतलब उसके आंसू को देख के हम नॉर्मली वो दुखी है, लेकिन ऐसा भी होता है कभी खुशी में भी इंसान रोने लग जाता है। तो एग्जैक्टली उसके रोने का कारण क्या है ये तुम नहीं जान पाते हैं। तो ये इसकी डिमेरिट है। अननेचुरल स्टडी की जब कोई व्यक्ति देखता है कि हमारे जो बिहेव का है वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उसका जो स्टडी होता है वो उसका जो बिहेव होता है थोड़ा अननेचुरल हो जाता है। कोई हमें देख रहा है और किसी के प्रेजेंस में हमारा जो बिहेव होता है थोड़ा अलग हो जाता है, और हम जो बिहेव करते हैं उसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। और नॉर्मल सी बात है, कोई नहीं होता है ऐसे जो बिहेव होता है बच्चे का फिर या फिर किसी का भी बिहेव होता है, और किसी के प्रेजेंस में थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है। तो ये इसकी डिमेरिट है। इसके डिमेरिट को खत्म करने के लिए जो ऑब्जर्वर होता है वो एक पर्दे का इस्तेमाल करता है, जो पर्दे सामने में डाल देते हैं, तो फिर उनके पर्दे सामने, या फिर जिससे वो तो उन पे ध्यान रख पाए लेकिन बच्चे हैं या फिर जो ग्रुप है वो उनको ना देख पाए, ऐसा इसके लिए किया जाता है। इससे इसकी ये डिमेरिट थोड़ी कम हो जाती है। पर्सनल फैक्टर्स है कि जैसे इसमें जो स्टडी करता है, जो हमारा अध्ययन करता है उसके मनोवृत्ति या विवृत्ति या फिर उसकी चॉइस, इन सब का भी प्रभाव उसके जो निष्कर्ष होता है उसपे वो पढ़ सकता है। जैसे मान लो कि कोई सिजोफ्रेनिया का या फिर किसी भी चीज का पेशेंट है, तो उसको हर इंसान अलग अलग तरीके से देखेगा। एक डॉक्टर है उसको अपने नजरिए से देखेंगे, एक है तांत्रिक है वो अपने तरीके से देखेंगे उसका, हाँ इसको ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो उनका जो ऑक्यूपेशन उनके अनुसार, तो उसका जो उसके प्रति नजरिया वो तो चेंज हो गया।
तो इसमें हम देखते हैं कि इस पे जो प्रयोग करता है, अध्ययन करता है, उसके पर्सनल फैक्टर का भी इफेक्ट इसमें पड़ता है। तो ये सारे इसके डिमेरिट हो गए। इसमें डिमेरिट में है इनएबिलिटी टू स्टडी कॉन्शियस एक्सपीरियंस डायरेक्टली। दूसरी है इसकी अनकंट्रोल सिचुएशन, सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ डिसिमिलर एक्सपीरियंस, अननेचुरल स्टडी, पर्सनल फैक्टर्स। ये सारे इसके डिमेरिट्स हो गए। और ये सारे इसके मेरिट्स हो गए ऑब्जेक्टिव मेथड्स, रिपीटेशन, वेरिफिकेशन, वाइड स्कोप, टाइम एंड लेबर सेविंग और क्वांटिटेटिव स्टडी। ये सारे इसकी मेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने देखा कि ये जो ये है ऑब्जर्वेशन मेथड है, वो 1912 में जब वॉटसन ने व्यवहारवाद नाम के स्कूल को एस्टैब्लिश किया, तो उन्होंने बताया कि नए ढंग से मनोविज्ञान को परिभाषित किया और व्यवहार मनोविज्ञान को प्राणी के व्यवहार का विज्ञान बताया। और उन्होंने बताया कि मन प्रेक्षण विधि ही इसके अध्ययन की विधि है, व्यवहार के अध्ययन की विधि प्रेक्षण विधि है। तब से ये विधि आया। इस विधि में है ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज पर्पस एंड सेटल और फाइंड टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड रिलेटेड टू रूल्स। इसकी ये दो विशेषताएं हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो 3 तरह का होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी निरीक्षण विधि, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, असहभागी परीक्षण विधि, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, स्वाभाविक निरीक्षण। ये है, ये 3 इसकी विधियां हो गई। और एक बहुत अच्छा जो एजुकेशन था, बहुत अच्छा एक इसके लिए इसके माध्यम से एक स्टडी जॉन्स ने 1928 में किया था। क्या था, तो ये सारी बातें हमने देखी, इसके मेरिट्स के बारे में देखा, इसके डिमेरिट्स के बारे में देखा। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।